KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न हमारे सामने हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है का, तरुणावस्था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं स्थल रूप विकास की तरुणावस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। आगे है अगला प्रश्न, जो इस प्रकार है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? 4 ऑप्शन हैं। चारों में से सही उत्तर है घा कैनियन। और इस प्रकार से कह सकते हैं एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं कैनियन नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? 4 ऑप्शन हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा, चूना पत्थर प्रदेश। जो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि निम्न में से चूना पत्थर प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लैपीज शब्द को परिभाषित करता है? 4 ऑप्शन है। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा, अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खाच हो। और इस प्रकार कह सकते हैं कि निम्न में से अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खाच हो लैपीज शब्द को परिभाषित करता है। आगे चलते हैं और आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। चारों में से जो सही उत्तर है वो है का, सर्क। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें सर्क कहते हैं। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चट्टानों में अधः कर्तित विसर्प और मैदानी भागों में जलोढ़ के सामान्य विसर्प क्या बताते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, चट्टानों में बहता जल मंद ढाल के कारण विसर्प लूप के रूप में अधः कर्तित विसर्प बनता है या बनाता है। कठोर शैलों में ये गार्ज या कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। जलोढ़ मैदानों में ये विसर्प चैनल प्रारूप में विकसित होते हैं। यह क्षेत्र मुलायम होने के कारण शीघ्र तथा गहरा कट जाता है। आगे है अगला प्रश्न, घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, भौम जल जब किसी घोल रंध्र से होकर गुजरता है तो वह कंदरा से होकर एक और सरिता के रूप में बहकर लंबी तंग और विस्तृत घाटी बनाकर घाटी रंध्र या युवाला का विस्तार कर देता है। आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न,
चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह अधिक पाया जाता है। क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार है। चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल चूने की चट्टानों से रिसकर भूगर्भ में पहुंचकर भौम जल के रूप में प्रवाहित होता है। यहाँ धरातलीय जल के प्रवाह का अभाव ही मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं। इनकी अवस्थिति व नाम बताएं। इसका उत्तर इस प्रकार है। हिमनद घाटियों में रैखिक निक्षेपण स्थल के नंबर 1 है हिमोड़, दूसरा है आयस्कर, तीसरा है हिमानी धौत मैदान, चौथा है ड्रमलिंग विविध स्थानों पर स्थिति के अनुसार बनते हैं। आगे है अगला प्रश्न। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसे अपना कार्य करती है? क्या मरुस्थलों में यही एक कारक अपरदित स्थल रूपों का निर्माण करता है? आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में तीव्र गति से बहकर बालू तथा शैल खंडों के साथ अपघर्षण, वहन तथा निक्षेपण के कार्य बेरोक टोक करती हैं और इस प्रकार से नदी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के साथ वर्षा तथा वृष्टि दोहन भी अपर्दन का कार्य करती है। और आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल ही सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक हैं। विस्तार से वर्णन करें। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। अर्ध शुष्क जलवायु एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रवाहित जल सशक्त भू आकृतिक कारक बन जाता है। प्रवाहित जल धरातल के निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह धरातल पर परत के रूप में फैलकर तथा रैखिक प्रवाह द्वारा अपना कार्य संपन्न और आगे चलते हैं हम लोग आगे देखेंगे कि जल घाटियों में नदियों के रूप में बहता है तथा ढाल के साथ अपर्दन का कार्य करता है। तीव्र ढाल के साथ यह अपर्दन करता है जबकि मंद ढाल के साथ यह निक्षेपण करता है। नदियों के तटों और पार्श्व पर अपर्दन अधिक होता है और इसके कारण ही पहाड़ियाँ और घाटियाँ संपूर्ण निम्नीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर मैदान बन जाती हैं। और आगे है अगला प्रश्न। आइए देखते हैं। चूना चट्टानें आर्द्र व शुष्क जलवायु में भिन्न व्यवहार करती हैं। क्यों? चूना प्रदेशों में प्रमुख व मुख्य भू आकृतिक प्रक्रिया कौन सी है और इसके क्या परिणाम हैं? आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ है, इसलिए चूना पत्थर आर्द्र जलवायु में कई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जबकि शुष्क प्रदेशों में इसका कार्य आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षाकृत कम होता है। चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ होने के कारण इसका चट्टान पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक होता है, लेकिन शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में यह अपक्षय के लिए अवरोधक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लाइमस्टोन की रचना में समानता होती है तथा परिवर्तन के कारण चट्टानों में फैलाव व संकुचन नहीं होता है, जिस कारण से चट्टान का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन अधिक मात्रा में नहीं हो पाता। और इस प्रकार आगे चलते हैं। चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा
घूलन क्रिया और निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृति का नाम दिया गया है। और इस प्रकार से अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप काष्ठ स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपर्दित स्थल रूप घोलरंध्र, कुंड, लैपेज और चूना पत्थर चबूतरे हैं। निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लैपीज कहते हैं। और इस प्रकार से इन कटकों या लैपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घूलन क्रियाओं द्वारा होता है। और कभी कभी लैपीज के विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। हिमनद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों को निम्न पहाड़ियों व मैदानों में कैसे परिवर्तित करते हैं या किस प्रक्रिया से यह कार्य संपन्न होता है, बताएं। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। हिमपात होने से यह धरातल और पर्वतीय ढालों पर परतों के रूप में जम जाता है और धीरे धीरे हिम कठोर शैलखंड के रूप में ढाल पाकर बहने लगता है, जिसे हिमनद कहते हैं। और इस प्रकार से हिमालय प्रदेश में अनेक हिमनद मिलते हैं। गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी धाराओं के देवप्रयाग के निकट मिलने से गंगा प्रवाह बनता है। हिमनद की प्रवाह गति बहुत मंद होती है। यह एक दिन में कुछ सेंटीमीटर ही खिसकता है। या कह लीजिए हिमनद अपर्दन का सशक्त कारक होता है। यह अपर्दित शैलखंड और गोलाश्म अपने साथ लेकर भयंकर अपर्दन करता है। इसके प्रबल अपर्दन से ऊंचे पर्वत तथा छोटी पहाड़ियाँ मैदान बन जाती हैं और इस प्रकार से हिमानी का प्रवाह छीड़ पड़ते ही पदार्थों को निक्षेपित कर जो मैदानी क्षेत्र बनाता है उसे हिमानी धावत आउटवाश प्लेन्स कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, स्थलगत प्रवाह निम्न में से किसका कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है एक खा, यानी परत अपर्दन। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्थलगत प्रवाह निम्न में से परत अपर्दन कारण है। और आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़ों के गर्त में फंसकर वृत्ताकार घूमने को निम्न में से क्या कहते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का घा और यानी कि जलगर्दिका। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़ों के गर्त में फंसकर वृत्ताकार घूमने को निम्न में जलगर्तिका कहते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, बाढ़ के मैदानों में बने लूप जैसे चैनल निम्न में से क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का गा, यानी विसर्प। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाढ़ के मैदानों में बने लूप जैसे चैनल निम्न में से विसर्प कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है,
आइए देखते हैं चौथा प्रश्न फिर से। चौथा प्रश्न है, सैलों का प्याज के छिलके की तरह विघटित होने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही उत्तर है वो है चौथे का घा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर गोलाभ अपक्षय है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि सैलों का प्याज के छिलके की तरह विघटित होने की प्रक्रिया निम्न में से गोलाभ अपक्षय कहलाती है। 5वां प्रश्न है, युवावस्था में नदी द्वारा निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है? 4 ऑप्शन है और चारों में से जो सही उत्तर है वो है 5वें का खा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका उत्तर वी आकार की घाटी है। ठीक। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि युवावस्था में नदी द्वारा निम्न में से वी आकार की घाटी निर्माण किया जाता है। हम लोग आगे है अगला प्रश्न, ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है छठे का खा यानी एस्कर। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में एस्कर मिलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, हिम खंडित होने से उसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? इसमें इसका जो सही उत्तर है 7वें का उत्तर सही है यानी हिमविदर। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिम खंडित होने से उसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसे हिमविदर कहते हैं। 8वां प्रश्न है, मरुस्थलों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ कौन सी हैं? 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 8वें का खा यानी बालू टिब्बे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मरुस्थलों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ बालू टिब्बे हैं। नदी अपने मुहाने पर एक भाग में न बहकर कई भागों में बहती है, क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 9वें का खा उत्तर सही है यानी डेल्टा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नदी अपने मुहाने पर एक भाग में ना बहकर कई भागों में बहती है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुलीन का निर्माण करता है? 4 ऑप्शन है, चारों का जो सही उत्तर है या कह लीजिए 4 ऑप्शन हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है 10वें का गा यानी तरंगे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से तरंगे पुलीन का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। आगे है 11वां प्रश्न, आइए देखते हैं। आउटवाश मैदान निम्न में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 11वें का गा यानी हिमनद। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं आउटवाश मैदान निम्न में से हिमनद द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, गहरी तीव्र ढाल वाली चौड़ी घाटी निम्न में से क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 12वें का गा 12वें का गा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गहरी तीव्र ढाल वाली चौड़ी घाटी निम्न में से कैनियन कहलाती है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।